विभाजन गाथाएं। जय तो भारतम। आप सभी का स्वागत है और आइए शुरू करते हैं आज का विभाजन गाथाएं। विभाजन गाथाएं में अभी तक दर्जन भर लोग तबाही की स्क्रिप्ट, एक्सरे का रहस्य, बीते लम्हों का दर्द, सेना का विभाजन, ये सारी बातें हम कर चुके। और उसके बाद कल हमने बात की थी दहलाने वाले खौफ के मंजर, जिसमें बात रही कि विभाजन के बाद जिस तरह की स्थितियां दोनों देशों में पैदा हुई थी, चाहे बात भारत की हो या पाकिस्तान की, दोनों देशों की स्थितियां बड़ी भयंकर थी और बड़ी दर्दनाक थी। जिस तरह से कत्लेआम किया गया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जाति के आधार पर जिस तरह से कत्लेआम हुआ, वो बड़ा दर्दनाक हादसा दोनों देशों के इतिहास में दर्ज है। अब दहलाने वाले खौफ के मंजर के बाद आज बात करेंगे दो तरफा तबाही। पाकिस्तान टाइम्स की 13 अगस्त 1947 की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दिन में गुरदासपुर पंजाब से लाहौर में लगभग 5000 मुस्लिम शरणार्थी पहुंचे थे। 24 अगस्त तक यह संख्या 1.5 लाख से ऊपर जा पहुंची थी। 14 सितंबर को प्रकाशित खबर के अनुसार लगभग 5000 शरणार्थी हर रोज गुरदासपुर या उसके आसपास के कस्बों में पहुंच रहे थे। पाकिस्तान टाइम्स की अगस्त सितंबर की फाइल जो 1988 में तत्कालीन एडिटर ने दिखाई थी, उसके अनुसार 14 सितंबर तक कुल 12 लाख शरणार्थी भारत के शहरों से वहां पहुंचे थे। लाहौर में वाघा सीमा से पहुंचने वालों की संख्या लगभग 5 लाख थी, जबकि कसूर क्षेत्र में लगभग 4 लाख मुस्लिम शरणार्थियों ने शरण ली थी। लगभग 1 लाख मुस्लिम सुलेमान की सीमा यानी फाजिलका सेक्टर से प्रविष्ट हुए थे। मिंट गुमरी, जो अब साहिवाल कहा जाता है, और मुल्तान में लगभग 3.5 लाख मुस्लिम शरणार्थी बसाए गए थे। 15 अक्टूबर को पाकिस्तान टाइम्स ने जो विवरण प्रकाशित किया था, उसके अनुसार लगभग 54 लाख मुस्लिम शरणार्थियों को पूर्वी पंजाब से पश्चिमी पंजाब में बसाया गया था। इसी रिपोर्ट में लगभग 4,95,000 हिंदू सिख शरणार्थियों ने भारत सीमा में प्रवेश किया था। पाक पंजाब के पहले मुख्यमंत्री मियां इफ्तिखारुद्दीन के अनुसार 18,89,939 मुस्लिम शरणार्थी पश्चिमी पंजाब में बसाए गए थे, जबकि 3,50,000 का पुनर्वास अभी शेष था। सभी के साथ वही त्रासदी, वही लोमहर्षक पीड़ा, दुखांत भरे घटनाक्रम और पूरी तरह से उजड़ गई नई धरती पर रोपे जाने की यंत्रणा। काफिलों की शक्ल में अपने अपने बूते पर आबादी का स्थानांतरण 14 अगस्त से पहले ही शुरू हो चुका था। द ट्रिब्यून ने अपने 1 अक्टूबर के अंक में समाचार दिया था कि पूर्वी पंजाब यानी भारतीय पंजाब की सरकार ने शरणार्थियों को लाने के लिए 1500 ट्रकों व सेना की 2 बटालियनों का प्रबंध किया था, मगर 4 अक्टूबर को प्रकाशित खबर के अनुसार 14,31,000 हिंदू व सिख अभी भी भारत की सीमा में प्रवेश करने के लिए साधनों की प्रतीक्षा में थे। अक्टूबर के अंक में ट्रिब्यून ने समाचार दिया कि लायलपुर में हिंदुओं और सिखों पर उन्मादी उपद्रवियों ने हमला बोल दिया था। सैकड़ों के कत्लेआम की खबरों के मद्देनजर भारतीय सेना की कुछ टुकड़ियां लायलपुरा व शेखपुरा की ओर रवाना की गई। भारतीय सेना ने भी ब्रिटेन से 1 दर्जन डाकोटा विमान किराए पर लिए, ताकि दंगाग्रस्त क्षेत्रों से घायलों, बीमारों, वृद्धों, बच्चों व महिलाओं को निकाला जा सके। तब एक डाकोटा विमान में 57 यात्री सवार हो सकते थे। इसी बीच 16 नवंबर के ट्रिब्यून में समाचार छपा कि 6 नवंबर तक 32 लाख हिंदू सिख पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके थे। उन दिनों जुलाई में पंजाब बाउंड्री फोर्स का गठन किया गया था। इस फोर्स को केंद्रीय जिलों में शांति स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया था। इस फोर्स के पास 15,000 का सैन्य बल था, मगर यह संगठन प्रभावी नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप इसे भंग करना पड़ा। इसके साथ ही भारतीय सेना की बटालियनों को भी भारतीय क्षेत्र में और नवगठित पाकिस्तानी क्षेत्र को अपने देश की सीमा में लौटने का निर्देश मिला। इसके पूर्व तक सेना मिश्रित कार्रवाई में लगी रही थी। आबादी के तबादले का यह अंधा सिलसिला 1948 के पूर्वार्ध तक जारी रहा। दोनों पक्षों के शरणार्थियों के बयानों में कुछ बातें समान थीं। मसलन, दोनों तरफ के शरणार्थी अपना अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन लोगों में विभाजित नए राष्ट्रों के प्रति कोई विशेष उत्साह या उपलब्धि या उमंग का भाव नहीं था। अधिकांश लोगों को अब भी उम्मीद थी कि जो हुआ है वह व्यवहारिक नहीं था, वे वापस लौट आएंगे। इसी उम्मीद पर अनेक परिवारों ने अपनी जमा पूंजी अपने अपने घरों में गड्ढे खोदकर दबा दी थी,
ताकि लौटने पर नए संसाधन न जुटाने पड़े। इसी संदर्भ में 3 सितंबर 1947 में लाहौर में आयोजित उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र प्रासंगिक होगा जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने साझे रूप में संबोधित किया था। दोनों ने दोनों पक्षों के लोगों से अपील की थी कि वे शांति की बहाली में सरकारी तंत्र की मदद करें। दोनों ने ये भी घोषणाएं की थी कि अवैध कब्जों को सरकारी मान्यता नहीं मिलेगी और दोनों सरकारें अगली व्यवस्था तक दोनों देशों के शरणार्थियों की संपत्ति की रक्षा करेंगी। पंडित नेहरू व लियाकत अली खान ने बाद में अमृतसर, बटाला, होशियारपुर व शेखपुरा का भी दौरा किया। दोनों नेता ही शरणार्थियों की दयनीय व भयावह स्थिति से बेहद प्रभावित हुए थे। शेखपुरा में दोनों नेताओं को क्षुब्ध, कुछ और हताश लोगों की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। तब शेखपुरा में एक बुजुर्ग मुस्लिम किसान ने दोनों नेताओं से सवाल किया था, इस मुल्क ने कई बार हुक्मरान बदलते देखे हैं, वे आए और चले गए, मगर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हुक्मरानों के बदलने के साथ साथ रियाया को भी तबादले पर मजबूर किया जा रहा है। कुछ इसी तरह का सवाल एक बुजुर्ग हिंदू औरत का था। उसने नेहरू की ओर मुखातिब होते हुए कहा था, बंटवारे तो हर परिवार में होते हैं, जायदादें भी बढ़ती हैं, मगर वह सब शांतिपूर्वक हो जाता है, फिर ऐसी वहशियत, लूटमार और कत्लो गारत किस लिए? क्या आप यह बंटवारा दानिशमंदों की तरह नहीं कर सकते थे? सुबह उठे तो नेहरू का सिर दर्द बदस्तूर कायम था। बेड टी की दस्तक बजी तो नेहरू ने शयन कक्ष में भीतर से दरवाजा खोला और बेरा चाय रखकर चला गया। नेहरू फिर से चिंतन की मुद्रा में डूब गए। नेहरू को यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा आबादी स्थानांतरण महसूस हो रहा था। उनके समेत सिर्फ दर्जन भर बड़े नेताओं ने फैसला लिया था इस विभाजन का, मगर नेहरू समेत सब ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने इस तबाही के मंजर का थोड़ा सा भी अनुमान नहीं लगाया था। अगले दिन उन्हें शेखपुरा का दौरा करना था। शेखपुरा में भी वही हुआ जो लाहौर में हुआ था। पहली बार नेहरू और लियाकत अली खान की आंखें नम होने लगी थी। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि जो कुछ भी हुआ वह शायद सही नहीं था, पर उसे टालना भी तो मुमकिन नहीं था। इतना जरूर था कि तैयारी कुछ बेहतर हो सकती थी। तो ये तो था दो तरफा तबाही। अब अगले भाग में हम बात करेंगे कठियाला विर्क के बारे में। अनुमति